नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर डीप डाइव में। आज की वीडियो में हम आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे जो यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी और स्टेट पीसीएस परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आज हम 14 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स का विश्लेषण करने वाले हैं और इस गहन विश्लेषण का मिशन सिर्फ खबरें पढ़ना नहीं है। बिल्कुल। मतलब हम सिर्फ क्या हुआ ये नहीं जानेंगे, बल्कि इन घटनाओं के पीछे छिपे क्यों और कैसे को डिकोड करेंगे। सही बात है, क्योंकि देखिए आज जो विषय हमारे सामने है वे ऊपरी तौर पर बिल्कुल अलग अलग लग सकते हैं। गणित के एक फॉर्मूले से लेकर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और वहां से लेकर राज्य स्तरीय गवर्नेंस तक। हाँ, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से ये भू राजनीति, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और गवर्नेंस का एक ऐसा जुड़ा हुआ ताना बाना है जिसे समझना बहुत जरूरी है। हम हर खबर की उस बारीकी पर बात करेंगे जो मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में काम आती है। तो चलिए शुरुआत आज की तारीख से ही करते हैं। 14 मार्च 2026 कैलेंडर की यह तारीख विज्ञान के लिए बहुत खास है। आज अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस है, जिसे हम पाई दिवस या पाई डे भी कहते हैं। हाँ, वही पाई जिसका मान 3.14 होता है। बिल्कुल। लेकिन मैं हमेशा सोचता था कि पाई जैसे एक गणितीय स्थिरांक के लिए एक विशेष दिन क्यों और 14 मार्च की ही तारीख क्यों? अब देखिए, यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो है इसका अमेरिकी तिथि प्रारूप। अमेरिका में तारीख लिखते समय पहले महीने का अंक आता है और फिर दिन का। अच्छा, मतलब मार्च का महीना 3 और तारीख 14? बिल्कुल। तो ये बन गया 314, जो पाई के शुरुआती अंकों यानी 3.14 से हूबहू मेल खाता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है इसे याद रखने का। हाँ, और देखिए, ये सिर्फ एक किताबी फॉर्मूला नहीं है। विज्ञान, इंजीनियरिंग या अंतरिक्ष अनुसंधान में इसका महत्व बहुत ज्यादा है। मतलब नासा या इसरो के लिए बिना पाई के किसी भी सैटेलाइट की ट्रेजेक्ट्री मापना असंभव है। सही बात है। जिस तरह से गणित ब्रह्मांड को संतुलित करता है, मुझे लगता है उसी तरह नदियां हमारी पृथ्वी को संतुलित करती हैं। बिल्कुल सही तुलना है। और ये भी एक संयोग है कि 14 मार्च को ही नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स भी मनाया जाता है। हाँ, और ये बहुत जरूरी दिन है क्योंकि आज नदियों पर जो खतरे मंडरा रहे हैं वो बहुत गंभीर हैं। जैसे औद्योगिक कचरा, प्लास्टिक, जलवायु परिवर्तन और मुझे लगता है अनियंत्रित बांध निर्माण भी एक बड़ा मुद्दा है। एकदम सही। जो अनियंत्रित बांध निर्माण है या रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स हैं, वे नदी के प्राकृतिक बहाव को रोक देते हैं। पर्यावरण संगठनों की जो ये वैश्विक जागरूकता मुहिम है, वो इसी बात पर जोर देती है कि विकास के नाम पर हम नदियों का इकोसिस्टम नष्ट न करें। विकास और पर्यावरण का संतुलन। तो नदियों की इन प्राकृतिक सीमाओं से आगे बढ़कर अब हम अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं और भू राजनीति की बात करते हैं। जी। एक बहुत बड़ी खबर आई है कि ईरान ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 का बहिष्कार करने का संकेत दिया है। अब 2026 का वर्ल्ड कप अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में हो रहा है। हाँ। लेकिन एक खेल के मंच का इस्तेमाल इस तरह कूटनीतिक विरोध के लिए, मतलब क्या अंतर्राष्ट्रीय तनावों का असर सीधे खेलों पर पड़ने लगा है? देखिए, अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो इसे स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी कहते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जो राजनीतिक तनाव है और पश्चिमी एशिया के जो भू राजनीतिक विवाद हैं, यह बहिष्कार उसी का नतीजा है। खेल अब सिर्फ खेल नहीं रहे, वे देशों के लिए अपनी सॉफ्ट पावर दिखाने और विरोध दर्ज करने का सबसे बड़ा मंच बन गए हैं। तो क्या इसका असर वैश्विक व्यापार पर भी पड़ता है? मतलब एक एनालॉजी है ना कि कैसे एक देश का नुकसान दूसरे का अवसर बनता है। बिल्कुल पड़ता है, और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण अभी हमारे सामने है। भारत अब अमेरिका में सूती उत्पादों का यानी कॉटन प्रोडक्ट्स का शीर्ष निर्यातक बन गया है। अरे, मतलब भारत ने चीन को पछाड़ दिया है? हाँ, चीन को ही नहीं बल्कि वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है, खासकर सूती परिधान और होम टेक्सटाइल्स जैसे बेडशीट और तौलिए के निर्यात में। ये तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला है दुनिया भर की चाइना +1 यानी चाइना +1 नीति। मतलब कंपनियां चीन के अलावा एक और विकल्प खोज रही हैं। बिल्कुल। दूसरा बड़ा कारण है अमेरिका द्वारा चीन पर लगाए गए टैरिफ और खासकर उनका UFLPA यानी उइगर फोर्स्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट। इसके तहत चीनी कपास पर काफी प्रतिबंध लगे हैं। अच्छा, और तीसरा कारण? तीसरा है खुद भारतीय वस्त्र उद्योग की बढ़ती क्षमता। हमने इस मौके का बहुत अच्छे से फायदा उठाया है। ये तो बहुत ही शानदार रणनीति रही।
और देखिए, सूती वस्त्रों के निर्यात से ही जुड़ा हुआ हमारा एक और टॉपिक है, हमारी पारंपरिक वस्त्र विरासत। जी। हाल ही में नई दिल्ली में विरासत शक्ति नाम की एक हथकरघा प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। हाँ, ये हैंडलूम एग्जीबिशन बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अक्सर ऐसी प्रदर्शनियां सिर्फ दिखावे तक सीमित रह जाती हैं। क्या इसका कोई वास्तविक सामाजिक प्रभाव होता है? देखिए, इसका बहुत बड़ा सामाजिक और आर्थिक प्रभाव होता है। ये कारीगरों को सीधा बाजार देता है, मतलब बिचौलियों का जो एक पूरा सिस्टम होता है उसे हटाकर सीधे खरीदारों से जोड़ता है। बिल्कुल। और ग्रामीण रोजगार सृजन के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पारंपरिक हस्तशिल्प को जब सीधा बाजार मिलता है तो गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। अर्थव्यवस्था को मजबूत रखने की बात करें तो राज्यों का वित्तीय स्वास्थ्य कैसा है, ये भी देखना जरूरी है। हाँ, एकदम। अभी नीति आयोग ने फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026 जारी किया है। हाँ। और मुझे बहुत हैरानी हुई जब मैंने देखा कि इसमें उड़ीसा शीर्ष पर है। हैरानी तो होती है, लेकिन अगर आप उड़ीसा की नीतियों को देखें तो ये काफी तार्किक है। तो उड़ीसा के पहले स्थान पर आने के पीछे क्या मापदंड रहे? नीति आयोग के मुख्य रूप से 4 मापदंड है। पहला है राजस्व व्यय प्रबंधन, दूसरा राज्य का ऋण स्तर, तीसरा है बजट संतुलन और चौथा वित्तीय स्थिरता। बिल्कुल सही, वित्तीय स्थिरता। ओडिशा ने इन चारों मोर्चों पर शानदार काम किया है। उन्होंने अपने कर्ज को नियंत्रण में रखा है और आपदाओं के बावजूद अपने बजट को बहुत ही संतुलित तरीके से मैनेज किया है। वाह, मतलब ओडिशा अपनी अर्थव्यवस्था सुरक्षित कर रहा है और दूसरी तरफ राजस्थान अपनी कृषि पहचान को सुरक्षित कर रहा है। जी हाँ, नागौरी पान मेथी वाला मामला। हाँ, राजस्थान की नागौरी पान मेथी को अभी हाल ही में कानूनी संरक्षण मिला है। ये PPVFRA के तहत हुआ है। ये PPVFRA क्या होता है? PPVFRA का मतलब है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी। ये एक तरह का कानूनी अधिकार है। तो इससे फायदा क्या होगा? देखिए, नागौरी पान मेथी की एक बहुत ही विशेष सुगंध और स्वाद होता है। इस अथॉरिटी के तहत अब इसके बीज और फसल को संरक्षित कर दिया गया है, मतलब किसानों के अधिकार सुरक्षित हो गए हैं। कोई भी बड़ी कंपनी अब बिना इजाजत इसका व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं कर सकती। अच्छा, ये तो बहुत ही शानदार कदम है। कानूनी अधिकारों से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली अब धीरे धीरे डिजिटल हो रही है। हाँ, और ये समय की मांग भी है। एक रिपोर्ट आई है कि ICJS के कार्यान्वयन में उत्तराखंड देश में प्रथम स्थान पर है। जी, ICJS यानी इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो ये काम कैसे करता है? इसे आप एक ऐसी डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरह समझ सकते हैं जो न्याय प्रणाली के 4 मुख्य स्तंभों को जोड़ता है: पुलिस, अदालत, जेल और फॉरेंसिक लैब। मतलब डेटा एक जगह से दूसरी जगह तुरंत पहुंच जाता है? बिल्कुल। इनके बीच रियल टाइम डेटा साझाकरण होता है। इससे न्याय प्रक्रिया में बहुत पारदर्शिता आती है और समय भी बचता है। उत्तराखंड ने इसका सबसे प्रभावी उपयोग किया है। तकनीक का क्या बेहतरीन इस्तेमाल है। एक एनालॉजी दूं तो तकनीक सिर्फ अपराधियों पर नजर रखने के लिए नहीं है, बल्कि अब पर्यावरण पर नजर रखने के लिए भी इस्तेमाल हो रही है। आप गुजरात की लेक एंड एयर वॉच पहल की बात कर रहे हैं ना? हाँ, गुजरात सरकार की ये पहल, इसमें ऐसा क्या खास है? देखिए, इसमें झीलों के पानी और हवा की गुणवत्ता की रियल टाइम ट्रैकिंग हो रही है। इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और स्मार्ट सेंसर का इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, तो मतलब कोई मैनुअल सैंपलिंग नहीं? मैनुअल पर निर्भरता बहुत कम हो गई है। स्मार्ट सेंसर लगातार डेटा भेजते हैं, जिससे अगर प्रदूषण का स्तर बढ़ता है तो तुरंत अलर्ट मिल जाता है। वाह, ये तो बहुत ही प्रोएक्टिव अप्रोच है। तो पर्यावरण की निगरानी से चलते हुए अब जरा जैव विविधता के जश्न की बात कर लेते हैं। सिक्किम में इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026 का आयोजन किया जा रहा है। जी, सिक्किम तो वैसे भी अपनी जैव विविधता के लिए मशहूर है और ऑर्किड दुनिया की सबसे सुंदर प्रजातियों में से एक है। तो इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या ये सिर्फ पर्यटन के लिए है? नहीं, इसके 3 बहुत ही स्पष्ट उद्देश्य हैं। पहला तो है इन दुर्लभ ऑर्किड प्रजातियों का संरक्षण, दूसरा है इको टूरिज्म को बढ़ावा देना और तीसरा सबसे अहम उद्देश्य है फ्लोरिकल्चर से जुड़े किसानों को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करना ताकि उनकी आय बढ़ सके। बहुत खूब। अब इस डीप डाइव के आखिरी खंड की ओर बढ़ते हैं। देश की रक्षा करने वाले, इतिहास को सहेजने वाले और खेल जगत में नाम रोशन करने वाले प्रमुख व्यक्तित्वों की बात करते हैं। जी, बिल्कुल। सबसे पहले सेना में एक बड़ी नियुक्ति हुई है।
लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को नया उप सेना प्रमुख यानी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया गया है। हाँ, और वे 1 अप्रैल 2026 से अपना कार्यभार संभालेंगे। तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये जानना क्यों जरूरी है? मतलब इस पद का क्या रणनीतिक महत्व है? देखिए, उप सेना प्रमुख का पद रणनीतिक और सैन्य संचालन यानी ऑपरेशंस के लिहाज से बेहद अहम होता है। सेना के आधुनिकीकरण और हथियारों की खरीद जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं इसी पद के अंतर्गत आती हैं। समझ गया। अब एक दुखद खबर भी है। प्रसिद्ध इतिहासकार हरमन कुलके का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। हाँ, ये अकादमिक जगत के लिए बड़ी क्षति है। उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। मैंने पढ़ा था कि वे एक इंडोलॉजिस्ट थे। इसका क्या मतलब होता है? इंडोलॉजिस्ट वे विद्वान होते हैं जो भारतीय इतिहास, संस्कृति और भाषाओं का अध्ययन करते हैं। हरमन कुलके का विश्व स्तरीय शोध मुख्य रूप से ओडिशा और जगन्नाथ संस्कृति पर था। अरे, अभी थोड़ी देर पहले हमने ओडिशा के सूचकांक में टॉप करने की बात की थी और अब देखिए ये संदर्भ यहाँ भी जुड़ गया। बिल्कुल, उनका काम राज्य निर्माण की प्रक्रियाओं को समझने में बहुत मददगार रहा है। चलिए, अब अंत में खेल जगत की एक बहुत ही प्रेरणादायक खबर लेते हैं। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। हाँ, और वो भी 1.84 मीटर की हाई जंप में। 1.84 मीटर, ये तो कमाल है। बिल्कुल, ये भारतीय पैरा स्पोर्ट्स और हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों के दृढ़ संकल्प की एक बहुत बहुत बड़ी विजय है। ये दिखाता है कि सही सपोर्ट मिलने पर हमारे एथलीट्स दुनिया में किसी से पीछे नहीं है। तो इन सब का कुल मतलब क्या है? अगर हम आज की इस चर्चा को समेटे तो हम देखते हैं कि एक और तकनीक जैसे ICGRS और स्मार्ट सेंसर और दूसरी ओर कूटनीति जैसे फीफा का बहिष्कार, ये सब दुनिया का भविष्य तय कर रहे हैं। सही बात है। लेकिन वहीं दूसरी ओर हमारी जड़ें, चाहे वो गणित का आदिम स्थिरांक पाई हो, नागौर की मीथी हो या हथकरघा की विरासत शक्ति, बिल्कुल, ये आज भी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल। और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को यही सोचना चाहिए कि किसी भी देश का विकास उसकी विरासत और तकनीक के इस बेहतरीन संतुलन पर ही निर्भर करता है। एकदम सटीक बात कही आपने। तो अपनी पढ़ाई और तैयारी इसी तरह पूरी ऊर्जा के साथ जारी रखिए। इस गहन विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।